हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी की दूसरी क्लास है, संविधान की, भारतीय संविधान की। और इसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है और हम कर रहे हैं भारतीय संविधान का विकास। तो उसमें हमने देखा था कि जो भारतीय संविधान है, हम उसे दो भागों में देखेंगे भारतीय संविधान के विकास को। पहला कंपनी के द्वारा और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। तो हमने कंपनी के द्वारा भारतीय संविधान के विकास को देख लिया है। अब देखेंगे हम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारतीय संविधान के विकास को। ठीक है, तो हमने देखा कि 1857 की क्रांति हो गई थी। अब अंग्रेजों को डर लगने लग गया कि जो भारतीय उपनिवेश है, ये अगर हमारे हाथों से चला गया और अगर ये 1857 का विद्रोह, ये अगर ऐसा दोबारा हो गया, तो जो हम भारत में, जो भारत की सत्ता है, उसे हम खो देंगे। तो फिर जो ब्रिटिश संसद है, उसने निर्णय लिया कि जो अब तक भारत में जो शासन कर रही थी, वो कंपनी कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम डायरेक्ट यहीं से शासन करेंगे, मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन किया जाएगा। तो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, लॉर्ड पामस्टन। लेकिन उन्होंने कुछ दिन बाद क्या कर दिया था, अपना त्याग पत्र दे दिया था। अब त्याग पत्र देने के बाद उनके बाद जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे वो थे लॉर्ड डर्बी थे, जो कि उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एक अधिनियम लाए, महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर हुए उस पर, और 1800 भारत शासन अधिनियम 1858 को लाया गया। इसमें क्या होता है, देखो, इस अधिनियम, इस कानून द्वारा शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट, निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल को समाप्त कर उसके समस्त अधिकार सचिव को दे दिए। अभी सचिव कौन होता था? ये सचिव जो होता था वो ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। ठीक है, एक सदस्य होता था, उसको सारे अधिकार दे दिए गए, क्योंकि यहाँ पे नियंत्रण मंडल और नियंत्रण बोर्ड जो है भारत में शासन कर रहे थे, जिसे कंपनी के द्वैध शासन करार दिया गया था कि भाई जो कंपनी द्वैध शासन में जो किया गया था, उसमें एक नियंत्रण मंडल बना दिया, निदेशक मंडल बना दिया, दूसरा नियंत्रण बोर्ड बना दिया या नियंत्रण मंडल बना दिया। अब जो सचिव था, इसकी जो परिषद थी, इसमें 15 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 15। अब इसमें जो 8 सदस्य थे, 8 जो सदस्य थे, वो ब्रिटिश जो क्राउन था उसके वो नियुक्त कर, मतलब ब्रिटिश क्राउन को नियुक्त करने का अधिकार था। और बचे हुए 7 सदस्य थे, उनको नियुक्त करने का अधिकार जो कंपनी के डायरेक्टर थे उनको दे दिया गया। लेकिन इसमें एक त्रुटि क्या थी कि जो ये सदस्य होते थे, जो सदस्य होते 15, इनको हटाने का अधिकार भारत सचिव पे नहीं था। ठीक है, भारत सचिव पे इसका अधिकार नहीं था हटाने का, जो ये 15 सदस्य की जो परिषद थी इसकी। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद आया था भारत परिषद अधिनियम 1861। ये भारतीय संविधान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अधिनियम था। इसमें क्या हुआ, जो भारतीय लोग थे उनको क्या किया, भारतीय शासन है, जो अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो भारतीय शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। भाई क्या इसमें हम भारतीयों को भी शामिल करेंगे, तो हम भारत का शासन कर रहे हैं, संसद या सदस्यों को नियुक्ति का, तो उसमें ही भारतीयों को शामिल करने का प्रयत्न किया गया। इसमें क्या होता है, इस अधिनियम द्वारा भारत में संविधान विकास का सूत्रपात किया गया। ठीक, इस अधिनियम द्वारा वायसराय कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। कैसे रखी गई कि जो इसके जो सदस्य थे, पहले जो गवर्नर, जो वायसराय की जो परिषद होती थी, उसमें 6 सदस्य होते थे, लेकिन अब कितने कर दिए, अब कर दिए थे इस अधिनियम में 12 कर दिए थे। क्या होता है कि वायसराय ने अलग अलग विभागों के लिए इसमें अलग अलग व्यक्ति नियुक्त कर दिए।
ठीक है। और उस जो जो विभाग होते थे उनका जो उत्तरदायित्व था उनको उन्हीं जो विभाग थे उनके जो अधिकारी होते थे उन्हीं को दे दिया। ठीक है कि भाई आज एक जैसे मतलब कपड़े का कार्य है, कपड़े का विभाग है, तो कपड़े के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया, वही इसका सारा कुछ देखेगा। ठीक है कि भाई तुम ही देखो, तुम ही हमें जैसे एक मंत्रालय में देखो कपड़ा मंत्रालय, तो एक मंत्री होता है और वो मंत्री सारा कुछ देखता था। ऐसे ही क्या किया वायसराय कैनिंग ने ये काम कर दिया। तो एक तरह से विभागीय प्रणाली यानी संसद की शुरुआत हो गई, मंत्रिमंडल की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो अब क्या होता है, मद्रास एवं बंबई की सरकारों को पुनः कानून बनाने का संशोधन संशोधन करने का अधिकार दे दिया। मतलब पहले क्या था, जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था तो ये मद्रास और मुंबई से जो है अधिकार ले लिया कि भाई तुम कानून नहीं बना सकते, ना ही उसमें संशोधन कर सकते। जो करेगी गवर्नर जनरल की जो है परिषद वो करेगी, कानून बनाएगी, फॉलो तुम करोगे। अब इसमें क्या कर दिया भारत शासन अधिनियम 1961 द्वारा 1861 द्वारा कि भाई अब मद्रास मुंबई इन सरकारों को क्या कर दिया, ये अधिकार दे दिया भाई तुम अपनी जो सरकार चला रहे हो उसके लिए कानून बनाओ और आप उसमें एक संशोधन कर सकते। लेकिन इसमें एक त्रुटि, इन्होंने एक शक्ति भी अपने पास ले ली। उसमें क्या किया कि जो कोई कानून बनाया जाएगा, जब कोई कानून प्रांतीय में कानून बनाया जाएगा तो उसको जो पास करवाएगा यानी गवर्नर जनरल की अनुमति के बाद ही उसको वैधता मिलेगी। वैधता मतलब वो जैसे हमारे यहाँ कोई कानून बनता है, जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे ना, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तो तब तक वो कानून पास नहीं हुआ। ऐसे ही इन्होंने कर दिया कि जब तक गवर्नर जनरल पास नहीं करेगा कानून को तब तक वो कानून पास नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा गया कि भाई ये जो 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 इनके कार्यक्रम थे, जो इनके अधिनियम में इसमें आया, वो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संसद है जो भारतीय संविधान उससे कहीं ना कहीं रिलेट करता है। जैसे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा कानून को पास करना, तो इसलिए इसको बोला गया कि इसमें जो हमारे भारतीय संविधान के विकास का सूत्रपात हुआ। ठीक है, तो ये आपके बात समझ में आई। अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या होगा, देखो इसमें होता है इस अधिनियम द्वारा निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया और ये निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ इस अधिनियम की महत्वपूर्ण क्या थी, विशेषता थी। दूसरा, भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अब इसे समझते हैं क्या था कि जो केंद्रीय, पहली बात तो निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया कैसे, देखो प्रांतीय जो परिषद थी, जो प्रांतों में जो परिषद थी, ठीक है, कि गैर सरकारी सदस्य नगर पालिकाओं में, जिला बोर्डों में, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। किनमें, न्यायपालिका में, ठीक है, नगर पालिकाओं में, ठीक है, जिला बोर्डों में और आपके विश्वविद्यालय में। जो ये थे यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे, इन्हें मनोनीत सदस्य कहा जाता था क्योंकि ये मनोनीत किए जाते थे, गैर सरकारी। समझे, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। अब आगे देखो आगे क्या था, भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अधिकार तो दे दिया, लेकिन क्या था, इन्हें मतदान करने तथा बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं दिया गया। इतना तो दे दिया कि तुम बहस कर सकते हो, बोल सकते हो, देख सकते हो, पर कुछ बोल नहीं, मतलब उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये अधिकार उन्होंने अपने पास रखे। ठीक है, होता क्या है इसमें, देखो जो केंद्रीय जो विधान परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या मिनिमम 10 कर दी गई और अधिकतम 16 कर दी। और इसमें जो मिनिमम 10 सदस्य होंगे वो गैर सरकारी होंगे। ठीक है, मतलब ब्रिटिश जो संसदीय, जो ब्रिटिश संसदीय, ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश के जो कार्यालयों में काम करने वाले लोग थे वो नहीं होंगे, मतलब वो भारतीय हो सकते हैं या गैर सरकारी व्यक्ति हो सकते हैं। तो मिनिमम 10 गैर सरकारी सदस्य होंगे। ठीक है, तो यहां पे समझ में आया। अब ये तो हो गया। अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम कौन सा, 1909। इसमें क्या होगा, देखो तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या देखा गया, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है सुनते हैं कि उस समय जो तत्काल में जो सचिव थे, भारत सचिव, ठीक है, भारत सचिव थे वो थे मार्ले।
और उस टाइम पे जो भारत का वायसराय था वो था मिंटो। दोनों के नाम पर इस अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो रखा गया। ठीक है। अब यहाँ केंद्रीय जो परिषद, जो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 1600 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 60 कर दी। अब जो 1852 का जो अधिनियम आया था उसमें क्या था, 10 मिनिमम 10 कर दी गई और मैक्सिमम कर दी 16, मतलब जो सदस्यों की संख्या थी वो 16 कर दी गई और 16 कर दी गई। और अब जो 1909 के अधिनियम द्वारा क्या कर दिया गया, जो सदस्यों की संख्या वो बढ़ाकर 60 कर दी गई। कितनी, 60 कर दी गई। ठीक है। अब देखते हैं आगे। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार का तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। मतलब ये था कि जो मुसलमान थे, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर इन्होंने क्या किया, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है। आई बात समझ में? इन्होंने, इनका मतलब क्या था कि फूट डालो और भाई राज करो, ये इन्होंने नीति क्यों, अंग्रेज जो थे हमारे मुस्लिम भाई, उनके लिए क्या कर दिया कि पृथक तुम्हारे लिए अलग निर्वाचन होगा और तुम्हारा अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा। और इन्होंने क्या है, हिंदू मुस्लिम करके फूट डालने की सोची। तो इन्होंने क्या किया, ये इस अधिनियम द्वारा फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। ठीक है। जो भारत परिषद थी, जो भारत परिषद के सचिव होते उसमें, और वायसराय कार्यकारिणी परिषद में क्या हुआ, भारतीयों को सम्मिलित किया गया इस अधिनियम द्वारा। इसमें 2 भारतीयों को तो भारत परिषद में सम्मिलित किया, वो थे के.सी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। इनको भारत परिषद में नियुक्त किया गया। और एस.पी. सिन्हा थे, उनको वायसराय कार्यकारिणी में विधिक सदस्य के रूप में क्या किया, शामिल किया गया। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखते हैं आगे। तो अब पढ़ेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1919। अब देखो क्या होता है इसमें। सर्वप्रथम भारतीयों को स्वतंत्र डोमिनियन की स्थिति प्रदान करने की बात कही। कैसे? जो उस टाइम के भारत सचिव थे मोन्टेग्यू थे, उन्होंने इसकी बात कही कि भाई भारतीयों को अपना स्वशासन करने दो, क्योंकि उस स्थिति में जो प्रथम विश्व युद्ध था उसकी स्थिति बनी हुई थी। तो भारतीय उस टाइम तक क्या हुए थे, थोड़े से डेवलप हुए थे, वो सत्ता में जो चल रही थी उसमें अपने हाथ पैर फेंकने लग गए। मतलब हर चीजों को, जैसे आपके जो केंद्रीय परिषद थी उसमें भारतीयों को शामिल किया गया, तो स्थिति ऐसी आई थी कि वो भारत की सत्ता चला सकते थे। तो पहली बार इसमें क्या किया गया, डोमिनियन यानी कि स्वशासन की बात की गई कि भाई भारतीयों को स्वशासन करने दिया जाए। ठीक है। इसमें क्या होता है, इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। महिलाओं को भी इसमें अधिकार दिए गए कि भाई तुम भी चुनाव में भागीदारी दे सकती हो। ठीक है। अच्छा, इसमें आगे क्या होता है, इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई। द्विसदनीय विधायिका स्थापित कैसे, राज्य परिषद, दूसरी थी विधान परिषद। राज्य परिषद को क्या कहा जाने लगा, उच्च सदन, और विधानसभा को कहा जाने लगा निम्न सदन। जो उच्च सदन था उसमें 60 सदस्य होते थे और निम्न सदन में होते थे आपके 145 सदस्य। ठीक है। अब आगे, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। द्वैध शासन की व्यवस्था की गई मतलब लोग समझते हैं कैसे, क्या इसके लिए केंद्र और प्रांतीय विषयों का क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। इसके पश्चात इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो थे सुरक्षित विषय और एक थे हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय में क्या था, राजस्व था, न्याय था, वित्त था, पुलिस की, जो भी मतलब जो एक देश को चलाने वाली जितने भी विषय थे, जैसे राजस्व, पैसे, न्याय करने का, पुलिस, प्रशासन, वित्त, ये जो इंपोर्टेंट जो विषय थे उनको तो क्या कर लिया, जो गवर्नर जनरल की पसंद है अपने पास रख लिया। अच्छा, जो हस्तांतरित विषय थे उसमें जो भारतीय लोग और गवर्नर जनरल की पसंद दोनों उसमें नियम बना सकते थे। तो उनमें थे प्रशासन, जो स्थानीय सुशासन, जैसे
चुनाव कराना छोटे छोटे हैं, और शिक्षा और स्वास्थ्य, इनमें क्या था, ये हस्तांतरित विषय थे। हस्तांतरित विषय थे, इन पे क्या था, जो गवर्नर थे वो भारतीय मंत्रियों की सलाह पर क्या कानून बनाते थे। और स्वैच्छिक विषय थे, उनमें क्या था कि जो गवर्नर था वो अपनी परिषद की सलाह पर कानून बनाता था। ठीक है, तो ये समझ आ गया। तो एक बॉडी पे यानी कि दो कार्य, मतलब दो तरफ से शासन करने, एक तो गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा और एक भारतीय मंत्रियों द्वारा, जो भारतीय मंत्री चुने गए थे। ठीक है, और ये जो द्वैत शासन है वो कहाँ का शुरू हुआ था, ये हुआ था, यह द्वैत शासन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, मद्रास, उत्तर प्रदेश, बंबई, मध्य प्रदेश और असम में यह द्वैत शासन लागू किया गया था। चलो, इस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया तथा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, अब यह केंद्र बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया गया कि जो केंद्रीय बजट है वो राज्य से जो है अलग कर दिया गया, मतलब केंद्र बजट अलग होगा और राज्य का बजट जो है अलग होगा। ठीक है, तो यहां तक तो भाई ये था। अब एक बात को ध्यान रखना, जो द्वैत शासन है इसकी जो सबसे पहले इसका जन्मदाता कौन थे, तो वो थे लियोनिक कर्टिस। ठीक है, लियोनिल कर्टिस थे। इन्होंने अपनी पुस्तक दायर की थी, इसमें इन्होंने द्वैत शासन की क्या की थी, वर्णन किया था कि द्वैत शासन ये चीज है। तो दोस्तों जैसी भी क्लास है, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लास रहती है कि जो अधिनियम है ये बहुत अधिनियम होते हैं, बच्चे इसको हर कोई समय, हालांकि तो क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन क्या है कि अपना पढ़ाने का मतलब है कि भाई पढ़ लो, क्या पता कोई क्वेश्चन आ जाए। पर हालांकि अगर तुम्हारी कुछ मतलब चीजें समझ नहीं आ रही तो आप जो ये नोट्स है ना, इनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, जो मैंने लिखे अपने हाथ से उसको एक बार रिवाइज कर लेना, जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा।